फ्रेंड लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का नया टॉपिक है बीपीएससी टियर 4 के माध्यम से हम जो कॉमन पेपर का तैयारी करा रहे हैं, जिसमें से जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 40 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन होता है और 40 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन मैथ्स का होता है, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का होता है और 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का होता है। तो ये हमारा सीरीज होता है जो 8 क्वेश्चन का पूछा जाता है। तो आज का हमारा सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले हमने 8 सेट करा दिए, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नहीं देखे वो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसको पूरे सीरियल वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका सीरियल बाय सीरियल, जो कि ये कॉमन पेपर का होगा जो जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपको पीपीएससी तैयारी के लिए 1 से लेकर के 12th क्लास तक के सभी में ये आपको काम करेगा, और इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आपको काम करेगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें से हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन में हम थोड़ा कवर करेंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए हम सीधे सीधे आपको जीके जीएस का क्वेश्चन, इसका मैथ्स का हम क्वेश्चन एक बार नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें से सभी हम क्वेश्चन को एक बार में डिस्कस कर देंगे, जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा। तो आज हम पास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम जीके से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो भी महात्मा गांधी के कौन कौन सा आंदोलन था उसको सभी एक साथ में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो सबसे पहले महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था चंपारण आंदोलन, जो कब हुआ था 1917 में हुआ था। उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद आपको खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। और 1888 कब हुआ था, फरवरी 18 में हुआ था। उसके बाद आपको हुआ था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी आपको मार्च में देखने को मिला था। आपको अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी में हुआ था, और ये खेड़ा आंदोलन आपको मार्च में 1918 में ही हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। प्राचीन भारत जा उसमें तो संगम क्या था, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, जिसमें तमिल कवियों का संघ या मंडल था, उसी को हम संगम कहते हैं, जो प्राचीन भारत का था। इस संगम मंडल में कब हुआ था, तो 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक किए गए थे। ये मध्य दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम सम्मेलन को पांडे जो राजा था उसको सर्वाधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। जो गांधी जी ने आश्रम चालू किया था उस साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आश्रम कब शुरू किया गया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे, उस समय महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जो 2 वर्ष बाद, यानी जो ये सत्याग्रह आश्रम कब की स्थापना किया गया था, 25 मई 1915 को। जब इसके सत्याग्रह आश्रम के बाद जब 2 वर्ष बाद हुआ था, तो 1917 में इसे साबरमती नदी के किनारे पुनः स्थापित किया गया था। इसका नाम कब रखा गया था, साबरमती आश्रम कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर, सत्याग्रह आश्रम जो था ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1960 से लेकर के 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संग्राम में थी। तो जब 1906 से लेकर के 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका क्या थी, तो भूमिका थी कि उसका ऑप्शन हमारा राष्ट्रवादी धर्म के निरपेक्ष में थी, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1906 में से लेकर 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनका छवि राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष में थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जरा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिका
निकाली निम्न में से कौन सी पत्रिका नहीं है। जो 3 को पत्रिका निकाली थी इनमें से कौन सी पत्रिका नहीं है, तो ये हमारा सी नंबर पत्रिका नहीं थी। जो बहिष्कृत समाज था ये हमारा पत्रिका नहीं थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर भीम का मूल कौन कौन से पत्रिकाएं थी, तो इनक्वालिटी, बहिष्कृत भारत नहीं था, इक्वालिटी, जनता जाति के विनाश हु आर द शूद्र जैसी पत्रिकाएं इन्होंने लिखी थी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी भारत को कब स्वशासन करने की घोषणा की थी, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर 26 जनवरी 1946 को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। वो कब किया था, तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 30 जून, कब किया था, 30 जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का प्रारंभ किया था, वो कौन सा सुल्तान था जो हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया था। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक ने था। जो कब किया था, फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। उसे एजाजुद्दीन द्वारा दलायत फिरोजी शाह नामक से कई हिंदू धर्म पुस्तकों का अनुवाद कराया। तो इसलिए ऑप्शन हमारा किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक, बी टी, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, अगर आप किसी से देखे बिहार पुलिस से लेके भी जो भी एग्जाम देखते हैं, अगर जीके जीएस उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदेमंद होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को सुबह लास्ट तक जरूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने किया था। कनिष्क शासन ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की शुरुआत किया। इसने भारतीय व्यापार के पहुंच चीन से लेकर सुदूर पश्चिम तक की विस्तृत किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। तो 12 सदस्यों का भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन राष्ट्रपति हो जाए। जो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा विभिन्न 12 व्यक्तियों का भारतीय मनोनयन करता है, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को। इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है। मतलब भारत के संविधान में कौन कौन सी अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी केंद्र को दी गई है। अवशिष्ट विषय वह होते हैं जो संघ राज्य तथा समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। इन अवशिष्ट विषयों के संबंध कानून बनाने या शक्ति या केंद्र सरकार के पास होती है। इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची का स्थानांतरित किया गया है, तो हमारा कौन सा था, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन का तहत 1976 के तहत शिक्षा, वन, नाप तौल, वन जीव संरक्षण या न्याय प्रशासन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। इसलिए आपसे ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। मतलब भारत का संविधान है जो भारत को क्या घोषित करता है, तो भारत को राज्यों का एक समूह है, इसलिए भारत को घोषित करता है। भारतीय राज्य में राज्यों का समूह घोषित करता है। यह पूर्ण संघीय व्यवस्था अथवा पूर्ण एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। यह संतुलित संसदीय व्यवस्था अपनाते हुए संस्था को प्रदान की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। मतलब भारत में जब राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित हो जिसमें से विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका निपटारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद
अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मामले पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया था, यानी पहला लोकपाल बिल कब हुआ था? तो पहला लोकपाल बिल कब पास किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल आपको इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में पास किया गया था, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह, मतलब जो संसद की सरकार होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप हमारा का विधायिका और कार्यपालिका घनिष्ठ के संबंध पर कार्य करती है, जबकि संघीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका मध्य शक्ति के विभाजन पर आधारित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के शून्यकाल शुरू होता है। भारत की संसद में कौन सा शून्यकाल कब शुरू होता है? तो भारत की संसद काल में शून्यकाल दोपहर के 12 बजे शुरू होता है। दोपहर के 12 बजे शून्यकाल प्रारंभ होता है और इसके बिना किसी सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी में निम्न में कौन प्रभावी है? मतलब अनुवांशिकी में निम्न में कौन प्रभावी है? इसमें हमारा कौन हो जाता है? RH फैक्टर अथवा रिसम फैक्टर एक अनुवांशिक प्रोटीन है जो लाल रक्त कण को सतह पर होता है, जो अनुवांशिक प्रभावी को होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी RH फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में RH फैक्टर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग होते हैं? जो मनुष्य है तो उसके फेफड़े में कितने भाग होते हैं? तो मनुष्य के फेफड़े में 5 खंड होते हैं और तीन खंड दाएं होते हैं और 2 खंड बाएं होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। टोटल 5 खंड होते हैं, 3 दाहिने होते हैं और 2 को बाएं साइड में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो कौन सा है? तो वो हमारा तोता है। पक्षियों में तोते का जबड़ा या चोंच अलग प्रकार का होता है। तोता अपना ऊपरी जबड़ा भी हिला सकता है। इस प्रकार विशेषता विशेष प्रकार के जोड़ा या संधि के कारण होती है, जिसे क्रोनोफेशियल हिंज कहा जाता है। इससे आपका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तोता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? कौन सा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो एंटीबॉडीज हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, जो शरीर में बाहरी संक्रमण से लड़ने में प्रवेश करने के साथ से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? मतलब किस कारण के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो हमारा विषाणु के द्वारा, यानी स्वाइन फ्लू हिंज विषाणु से होता है, जो क्रॉक्स फ्लू और या बिग्स फ्लू भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य तत्व हमारा नाइट्रोजन। प्रोटीन मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल में मुख्य नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन, हाइड्रोजन आदि भी कुछ मात्रा में होती है। उसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? मतलब पेट्रोल जनित आग को कैसे बुझाया जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के उसको बुझाया जाता है। पेट्रोल जनित आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार की आग को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आसपास में ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कहा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल पकाने का हार्मोन्स क्या है? फल पकाने का हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने का हार्मोन्स हमारा इसमें इथिलीन है। जो इथिलीन गैस होता है उसके कारण जो पकाया जाता है, इथिलीन का हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इसका अतिरिक्त एसिटिलीन गैस का भी उपयोग फल पकाने में किया जाता है, एसिटिलीन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है, सूरजमुखी के बीज पौधे में क्या होता है, तो तेल होता है। सूरजमुखी के बीज में मुख्यतः असंतृप्त वसा होता है जो हमें तेल के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमारा पार्सेक मात्रक है, पार्सेक हमारा किसका मात्रक है, तो पार्सेक हमारा दूरी का मात्रक है। पार्सेक बृहद दूरी को मापने का मात्रक है जिसकी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, तो नॉन वोलेटाइल का स्मृति का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी रोम रोम रैंडम एक्सेस ओनली मेमोरी जो होता है वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, इसमें से कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 68 का जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पाती है। हमारा में जो है हमारा पे यहाँ पे भूमध्य रेखा होता है, इसी पर यहाँ से जाती है भूमध्य रेखा जो म्यांमार की सीमा से होते हुए ये पार होती है के सहारे भारत का राज्यों के उत्तर दक्षिण क्रम में वो पार करती है। जायरे नदी जो भूमध्य रेखा जो जायरे नदी अफ्रीका के दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसमें कांगो नदी भी कहा जाता है, जो ये साउथ अफ्रीका के महाद्वीप के दूसरी सबसे लंबी है और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, मतलब इसको यहाँ से यह 2 बार काटती है। इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम का क्या है, मतलब जो ये भारत हमारा है और भारत के वजह से म्यांमार है, म्यांमार से हमारा कौन सा राज्य है, तो उत्तर से दक्षिण देखना है, तो उत्तर से दक्षिण हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड करीब 2 लाख झील है, इसलिए इसे हजारों का झील भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारा टोटल 40 क्वेश्चन जिसमें से हम जीके जीएस का क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 9 था, इसके पहले हमने 8 सेट करा दिया है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले। तो चलिए आज का हम सेट यहीं रखते हैं और इसके बाद हम अगला सेट में मिलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर सेट में। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।